ब्यावरा नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मंच पर आसीन आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी प्रांत प्रभारी श्री विवेक भाई, सह प्रांत प्रभारी श्री दीपेंद्र भाई, श्री प्रणपाल जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री महेश भाई, श्रीमती मोना बहन, श्रीमती सुनीता बहन, श्री मुकेश भाई, श्री बीके गुप्ता जी, श्री लाखन जी और श्री लोकेन भाई, आप सभी का मैं विशेष आभारी हूं। ये आयोजन आपने किया है, मुझे आपसे बात करने का, संवाद करने का मौका मिला है। भारत देश में पिछले 5 जनवरी 2009 से एक अभियान शुरू हुआ है, उसका नाम है भारत स्वाभिमान। ये अभियान को शुरू हुए लगभग 6 महीने हुए हैं। इस अभियान के अध्यक्ष हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, इसके महामंत्री हैं आचार्य श्री बालकृष्ण जी, और इसका राष्ट्रीय सचिव का दायित्व परम पूजनीय स्वामी जी ने मुझे दिया हुआ है। सारे देश में इस अभियान से 31 राज्यों के प्रांत प्रभारी स्तर के अधिकारी जुड़े हैं, 680 जिलों के जिला प्रभारी इसके साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मंडल प्रभारी हैं पूरे देश में। 2,40,000 योग शिक्षक कार्यकर्ता के रूप में इस अभियान से जुड़े हैं। जनवरी 2011 तक लगभग 11 लाख योग शिक्षक कार्यकर्ता इसमें जुड़ जाएंगे, ऐसा प्रयास चल रहा है। अगले वर्ष से परम पूजनीय स्वामी जी एक एक जिले का प्रवास करने वाले हैं, तो अगले 2 वर्षों में लगभग 5 करोड़ लोग जुड़ेंगे, ऐसी हमारी संकल्पना है। ये अभियान क्यों शुरू हुआ है, क्या करना चाहते हैं हम, इस अभियान के माध्यम से क्या कार्य करना है, जरूरत क्या है इस अभियान की, ऐसे कई प्रश्नों का जवाब आपको इस व्याख्यान के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगा। हमारे देश की आजादी आए हुए 62 साल हो गए। 62 साल की आजादी के बाद इस देश में कुछ गंभीर प्रश्न हैं जो हल नहीं हो पाए हैं, जिनको हल होना चाहिए था आजादी मिलने के तुरंत बाद। सबसे बड़ा प्रश्न है कि हमारे देश के शहीदों ने जो सपना देखा देश की आजादी का और आजादी के बाद के भारत का, वैसा भारत नहीं बन पाया। हमारे शहीदों का सपना था कि आजादी मिलने के बाद भारत में अंग्रेज चाहें तो मेहमान की तरह से रहें, लेकिन अंग्रेजियत इस देश में ना रहे। महात्मा गांधी जो आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे इस देश में, उनको एक बार पूछा गया कि आजादी के बाद भारत के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि अंग्रेज चाहें तो भारत के मेहमान बन के रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों की जो व्यवस्था है, अंग्रेजों की जो शिक्षा है, अंग्रेजों की जो नीतियां हैं, अंग्रेजों के जो कानून हैं, अंग्रेजों की जो भाषा है अंग्रेजी, ये सब हमें खत्म करनी है। और इसी को गांधी जी ने अंग्रेजियत कहा था। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए खत्म करनी है कि भारत के शहीदों ने जो शहादत दी है, जो कुर्बानी दी है, वो इसी उद्देश्य के लिए दी है। आप जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए 7,32,780 लोग शहीद हुए हैं। दुनिया में किसी भी देश की आजादी के लिए इतने लोग शहीद नहीं हुए जो भारत में हुए। और ये 7,32,780 शहीद वो हैं जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे लटका दिया था, जैसे तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, नाना फडणवीस, वासुदेव बलवंत फड़के, चाफेकर बंधु, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे 7,32,780 क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। उनकी शहादत के बाद ये देश आजाद हुआ है। बहुत कीमती है इस देश की आजादी।
इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने गोलियों से मार दिया। अंग्रेजों की पुलिस फायरिंग करती थी और भारत के सैकड़ों शहीद गोलियों से मारे जाते थे। आपको याद है, एक बार इस देश में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग में। सन 1919 में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। 1800 से ज्यादा राउंड गोलियां चली थी। 1832 राउंड 1832 राउंड गोलियां चलाई गई थी और उसमें 3000 भारतवासी शहीद हो गए थे और हजारों भारतवासी उस दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। ऐसे हत्याकांड अंग्रेजों के जमाने में बहुत हुए। एक ही बार में 3000 लोग शहीद हुए, कहीं एक ही बार में 2000, 1500 ऐसे जो हत्याकांड अंग्रेजों ने किए। इसके अलावा अंग्रेजों ने बर्बरता से हमारे क्रांतिकारियों को लाठियों से मारा, पीटा और कई क्रांतिकारी उसमें शहीद हुए लाठियां खाकर। जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के एक बड़े नेता थे। एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने उनको सिर पर इतनी लाठियां मारी कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और उनकी मृत्यु हुई। तो अंग्रेजों की पुलिस ने लाठियां मारी, अंग्रेजों की पुलिस ने गोलियां चलाई। अंग्रेजों की सेना में कई बार ऐसा होता था कि भारतीय क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांध देते थे और गोला लगाकर उनके शरीर के एक एक चिथड़े को उड़ा देते थे। जिन क्रांतिकारियों को तोप के मुंह से बांधा गया, जिन क्रांतिकारियों को गोलियों से मारा गया, जिन क्रांतिकारियों को लाठियों से अंग्रेजों ने खत्म किया, ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोग शहीद नहीं हुए जो भारत में हुए। कई बार अंग्रेज क्या किया करते थे, भारत के किसी गांव में जो क्रांतिकारियों का गढ़ होता था, जैसे अभी मेरे व्याख्यान के पूर्व आप सुन रहे थे नरसिंहगढ़, ऐसे बहुत स्थान थे भारत में, बिठूर कानपुर के पास, आपके इलाके में नरसिंहगढ़, उधर हमारे उत्तर भारत में बरेली, शाहजहांपुर जैसे केंद्र, बैरकपुर, कलकत्ता के आसपास। तो ऐसे कई स्थान थे जहां क्रांतिकारियों का ऑफिस होता था, आंदोलन के लोग होते थे। क्रांतिकारियों की संख्या जिस गांव में ज्यादा होती थी तो अंग्रेजों की सरकार क्या किया करती थी, उस गांव को चारों तरफ से घेर कर खाने पीने की वस्तुएं वहां जाना बंद करवा देते थे और खाने पीने का सामान 15 दिन, 20 दिन, महीने भर नहीं आया किसी गांव में तो लोग फिर भूख से मर जाते थे। अंग्रेजों ने कई बार भारत देश में ऐसे हालात पैदा किए कि लाखों लोग भूख से मर गए। 18 बार इस देश में अंग्रेजों ने ऐसी स्थिति पैदा की कि लाखों लोग भूख से मरे। तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण जो भूख से मरे, अंग्रेजों की पुलिस के अत्याचार से जो मरे, ऐसे क्रांतिकारियों की संख्या मैंने बताया 4.5 करोड़ है। और ये 4.5 करोड़ उस समय की संख्या है जब भारत की आबादी 20-22 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। माने देश की आबादी का 25% हिस्सा अंग्रेजों की दुर्नीतियों का, अंग्रेजों की निरंकुशता का, अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार हुई। 7,32,780 क्रांतिकारी तो सीधे शहीद हुए जिनको प्रत्यक्ष रूप से हम जानते हैं, उसके अलावा परोक्ष रूप से हुए। तो इतनी बड़ी संख्या में शहादत देकर ये देश आजाद हुआ है। कोई देश की आजादी इतनी कीमती नहीं होगी जितनी भारत की है। इस देश की आजादी की कीमत अगर आपको जाननी हो, समझनी हो, तो उन क्रांतिकारियों के परिवार के लोगों से पूछिए जाकर जिन्होंने किसी न किसी को खोया है इस आजादी की लड़ाई में। अगर हम कभी हमारे देश में ऐसे परिवारों में जाएं जिनके परिवार के लोग शहीद हुए आजादी की लड़ाई में और उनका दर्द सुने,
तो पता चलेगा कि आजादी की कीमत कितनी है। अमर शहीद तांत्या टोपे, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों क्रांतिकारियों के परिवारीजनों को जो दर्द है दिल में, वो दर्द आजादी की कीमत बयान करता है। हमारे देश में आजादी के लिए अपने को न्योछावर करने वाले, अपना सर्वस्व लुटाने वाले ये जो क्रांतिकारी थे, इनका कोई सपना था, इनका कोई आदर्श था। देश की आजादी को लेकर उन्होंने कुछ सोचा था कि आजादी आएगी तो क्या होगा और देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। उन सपनों को, उन आदर्शों को जब हम देखते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि किसी भी शहीद का एक भी सपना इस देश की आजादी के बाद पूरा नहीं हुआ। हमारे देश की जो सत्ता व्यवस्था है उसने इस देश को ऐसी दिशा में चलाया कि एक भी शहीद का सपना इस देश में पूरा नहीं हो पाया। कभी कभी तो उससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि गुलामी की जिन निशानियों के खिलाफ हमारे शहीद लड़ रहे थे, क्रांतिकारी लड़ रहे थे, आजादी के बाद भी गुलामी की वो निशानियां इस देश में बाकी हैं, उनको भी हम मिटा नहीं पाए। जैसे अपने देश के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की पुलिस के खिलाफ जितने भी संघर्ष किए, वो सारे संघर्ष में जो क्रांतिकारी शहीद हुए तो वो पुलिस के अत्याचार का दुष्परिणाम था। और पुलिस का अत्याचार जो होता था वो एक कानून के आधार पर होता था। उस कानून का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। ये इंडियन पुलिस एक्ट नाम का कानून अंग्रेजों ने बनाया था 1860 में। 1857 में जब क्रांति हुई इस देश में तो उस समय अंग्रेजों की हालत खराब हुई थी। पूरे देश के 350 स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी और अंग्रेज उसमें हार गए थे। 1857 की क्रांति के जो दस्तावेज इस देश में हैं वो ये बताते हैं कि अंग्रेजों की उसमें हार हुई थी, पराजय हुई थी। 10 मई 1857 से क्रांति की शुरुआत हुई मेरठ में और 1 सितंबर 1857 तक इस देश में एक भी अंग्रेज जीवित नहीं बचा था। भारत के क्रांतिकारियों ने 3,64,000 अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया था, मार डाला था। हमारे देश के साधारण लोगों ने घास काटने वाले हंसिए से अंग्रेजों के सिर काट दिए थे। पशुओं को चारा काटने वाला जो गणासा होता है उससे अंग्रेजों के सिर काटे थे। भाला, तलवार, तीर, कमान, लाठियां, इन अस्त्रों का उपयोग करके भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार डाला था। इतना गुस्सा भारत के लोगों में पैदा हुआ था 1857 में। इस 1857 की क्रांति में करोड़ों भारतवासियों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया था और अंग्रेज मारे गए थे इसमें। अंग्रेज जब हारे तो हिंदुस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। कई भारत के राज्य अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए थे। उस जमाने में भारत में 565 राज्य होते थे। अभी जैसे 31 राज्य हैं, उस समय 565 राज्य हुआ करते। इस समय भारत का जो एक एक जिला है वो उस समय एक एक राज्य की हैसियत का हुआ करता था। भोपाल एक राज्य था, नरसिंहगढ़ एक राज्य था, इसी तरह से हमारे देश में उज्जैन एक राज्य था, इसी तरह से रतलाम एक राज्य की हैसियत का था। हमारे देश में एक एक जिला जो आज है, 1857 में एक एक राज्य था। ऐसे सभी राज्य जिनकी संख्या 565 वो गुलामी से आजाद हो गए थे। अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था क्योंकि अंग्रेज मारे गए थे, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा था। तो अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई थी और बहस इस बात की हुई थी कि दोबारा भारत पर कब्जा कैसे किया जाए। एक बार तो हार गए अंग्रेज, दोबारा वो आना चाहते थे इस देश। कारण क्या था? भारत में धन और संपत्ति उन्हें लूटना था जो बहुत अधिक मात्रा में था।
और इंग्लैंड उस समय दुनिया का सबसे गरीब देश था। जब अंग्रेज सबसे पहली बार इस भारत में आए थे तो इंग्लैंड में भूखमरी की हालत थी। और इंग्लैंड का इतिहास जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो इंग्लैंड की आबादी का 50%। इतने बड़े पैमाने पर किसी देश में भूख से लोग मरे हों तो स्पष्ट है कि वहां गरीबी बहुत होगी, बेरोजगारी बहुत होगी। तो इंग्लैंड में बहुत गरीबी थी, बहुत बेरोजगारी थी। आपको सुन के हैरानी होगी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो इंग्लैंड के अधिकांश लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं थे। वो पशुओं को मारकर उसकी छाल लपेट कर रहा करते थे। कपड़े बनाना अंग्रेजों को नहीं आता था, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए जो कपास पैदा होती है वो उनके देश में नहीं होती थी। तो कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी। इंग्लैंड के खेतों में कुछ उत्पादन नहीं होता था, क्योंकि वहां साल में 6 से 8 महीने बर्फ पड़ती है और खेतों में बर्फ जमी रहती है, तो घास का तिनका भी नहीं उग सकता। तो खेती नहीं होती थी, उत्पादन कुछ नहीं था। जंगलों के जानवरों को मार के उनका मांस खा के उनकी जिंदगी गुजारते थे अंग्रेज। और खर्च के लिए थोड़े पैसे की जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है, तो कारखाने उनके यहां थे नहीं, उद्योग धंधे चलते नहीं थे। क्योंकि कारखाने और उद्योग उसी देश में चल सकते हैं जिस देश में कारखाना चलाने के लिए कच्चा माल पैदा होता हो। अगर मान लीजिए आपको कपड़ा बनाने का कारखाना चलाना है तो सूत तो होना चाहिए, तभी तो कपड़ा बनेगा। और सूत होने के लिए कपास होनी चाहिए, कपास होने के लिए खेती होनी चाहिए, खेती होने के लिए मिट्टी होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए। पत्थर में खेती नहीं होती है, मिट्टी में होती है। अब इंग्लैंड देश का जो खेत है वहां पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी तो बहुत कम है। और जहां मिट्टी है वहां बर्फ पड़ी रहती है, साल में 6-6 महीने बर्फ जमी रहती है। तो कुछ उगता नहीं उनके देश में ज्यादा, तो खेती नहीं है, तो उद्योग नहीं थे। उद्योग नहीं तो व्यापार नहीं हो सकता, और उद्योग व्यापार नहीं तो आमदनी का जरिया नहीं है कोई। तो अंग्रेजों की आमदनी किस बात से होती थी? आपको सुन के हैरानी होगी, 1000 साल अंग्रेजों की आमदनी का मुख्य रास्ता था लूटपाट करना। अंग्रेजों के नागरिक छोटे छोटे समूह बनाते थे, जिसको वो कंपनी कहा करते थे। वो कंपनी लूटपाट किया करती थी। अंग्रेजों के देश के नजदीक से समुद्र गुजरता है, उस समुद्र में पानी के जहाज आते जाते थे व्यापार करने के लिए। उन जहाजों को लूटने का काम अंग्रेज किया करते और उस लूट के पैसे से उनकी जिंदगी चला करती थी। ये लूटपाट करने वाली जो कंपनियां थीं, उन्हीं में से एक थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया, जिसको लूटखोर अंग्रेजों ने बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मैनेजमेंट था, आज की भाषा में कहें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें सारे लुटेरे और चोर लोग ही थे। बड़े बड़े लुटेरे, जिनको आजकल हम हिंदुस्तान में कहते हैं ना माफिया लोग। तो माफिया लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। कोई अच्छे लोगों की कंपनी नहीं थी, वो भले लोगों की कंपनी नहीं थी। लूटखोर लोगों ने, डकैतों ने, चोरों ने मिलकर एक कंपनी स्थापित कर ली थी, ईस्ट इंडिया। और इंग्लैंड के राजा के साथ उन्होंने एक समझौता किया था। इंग्लैंड के राजा को यह कहा कि हमको एक चिट्ठी लिख दो आप, और चिट्ठी में यह लिख दो कि ये कंपनी इंग्लैंड की अधिकृत कंपनी है, तो बदले में हम जो भी लूटेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा आपको दे देंगे। इंग्लैंड का राजा भी गरीब था, उसको भी पैसे चाहिए, तो उसने एक चिट्ठी लिख के दे दी। उसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी ये हमारा अथॉरिटी लेटर है, लूटने का लाइसेंस है ये। तो वो चिट्ठी लेके निकले और भारत में घुस गए।
क्योंकि भारत में उनको मालूम था कि धन और बहुत है, संपत्ति बहुत है। भारत में कई बार अंग्रेज आके जा चुके थे। शुरू में फ्रांसीसी आए थे, यहां डच लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे, और सबने भारत के बारे में एक ही बात कही थी कि सोने की चिड़िया है, बहुत धन है इस देश में, बहुत संपत्ति है इस देश में। तो अंग्रेजों को यह मालूम हो गया कि धन संपत्ति बहुत है, इसलिए वो इस देश में घुसे। यहां के एक राजा से उन्होंने लाइसेंस ले लिया। उस राजा का नाम था जहांगीर, और उसने भी लाइसेंस दे दिया, और उस लाइसेंस के आधार पर अंग्रेजों ने लूटमार करना शुरू किया। सबसे पहले सूरत में लूटमार की उन्होंने, गुजरात। फिर सूरत के आसपास नवसारी, बड़ोदरा में की। धीरे धीरे लूटमार बढ़ती गई, पूरे गुजरात में फैल गई, फिर भारत के अलग अलग स्थानों में फैल गई। और अंग्रेजों को लूटमार में इतना धन मिलने लगा कि उनके मन में लालच आ गया कि इस भारत में इतना धन है, इतनी संपत्ति है, तो यहां परमानेंट कब्जा कर लो। और जब उनके मन में यह लालच आ गया कि यहां कब्जा कर लेना है, हमेशा यहां पर अपनी सरकार बना के लूटमार करनी है, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनाई इस देश में। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई लूटमार करने, फिर उसकी सरकार बनी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार 100 साल तक चली। 100 साल खूब लूटा उन्होंने। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब अंग्रेजों की संसद की सरकार बनाओ इस देश में। तो अगले 100 साल के लिए फिर संसद की सरकार चली। तो 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार, 100 साल अंग्रेजों की संसद की सरकार, और उसके पहले की लूटमार, कुल मिलाकर 250 साल उन्होंने इस देश को लूटा और धन संपत्ति सारा ले जाकर लंदन में जमा किया। अंग्रेजों ने जो लूटा इस देश को, तब उनकी हालत थोड़ी सुधरना शुरू हुई और उनकी गरीबी दूर हुई। अंग्रेजों के इतिहासकार ये बात कहते हैं कि अगर उन्होंने भारत में आकर लूटमार नहीं की होती तो इंग्लैंड देश तो भूख से ही मर गया होता। भारत आए, धन संपत्ति लूटा, पैसे इकट्ठे हुए, तब इंग्लैंड जिंदा रहा। और इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति हुई जिसको आप इतिहास में पढ़ते हैं। उस औद्योगिक क्रांति का सारा पैसा भारत की लूट से गया। कितना लूटा इन अंग्रेजों ने भारत को, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक अंग्रेज था इस देश में, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। बचपन में आपने इतिहास की किताब पढ़ी होगी तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपने जरूर सुना होगा। प्लासी का एक युद्ध हुआ इस देश में 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव उस प्लासी के युद्ध को लड़ने के लिए आया था और उसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना को हराया था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। दस्तावेज कुछ दूसरी बात बताते हैं। कोई किसी को युद्ध में कब हरा सकता है? जब युद्ध हो। दस्तावेज बताते हैं कि प्लासी के मैदान में तो युद्ध हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे हरा दिया उसने? प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं हुआ, समझौता हुआ। अंग्रेजों का जो रॉबर्ट क्लाइव था, उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से एक समझौता किया। समझौता यह था कि मीर जाफर युद्ध नहीं लड़ेगा, अपनी पूरी सेना के साथ अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करेगा। किस खुशी में? अंग्रेजों ने मीर जाफर को वायदा किया था कि तुम अगर आत्मसमर्पण कर दोगे बिना युद्ध लड़े तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे। मीर जाफर उस समय बंगाल का रक्षा मंत्री था और वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। अंग्रेजों ने उसको वायदा कर दिया कि तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे, तुम हमारे साथ समझौता कर लो, युद्ध मत लड़ो, अपनी सेना के साथ आत्मसमर्पण कर दो। मीर जाफर बहुत लालची आदमी था कुर्सी का, और लालच था उसको पैसे का। उसको ये लगा कि मैं राजा बनूंगा, सारा धन मेरा हो जाएगा, कुर्सी भी मिल जाएगी, तो वो मान गया और उसने अंग्रेजों के साथ एक समझौता कर लिया जिसमें युद्ध नहीं लड़ना है,
अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना है। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में यही हुआ। सिराजुद्दौला की फौज का सेनापति मीर जाफर 18,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया और घोषणा कर दी कि हमने युद्ध जीत लिया। युद्ध तो हुआ ही नहीं, वहां तो आत्मसमर्पण हुआ। और उस आत्मसमर्पण ने एक शर्मनाक अध्याय इस देश में शुरू कर दिया। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार उसी दिन से शुरू हो गई। जब उनकी सरकार बन गई बंगाल में, थोड़े दिन उन्होंने मीर जाफर को प्रधानमंत्री बना के रखा, लेकिन वो अंग्रेजों ने बनाया, भारतवासियों ने नहीं। तो मीर जाफर अंग्रेजों का गुलाम था। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर की हत्या कर दी। अंग्रेजों का कहना था कि जो आदमी अपने लोगों से गद्दारी कर सकता है वो अंग्रेजों से भी करेगा। तो मार डाला एक दिन मीर जाफर को और अंग्रेज सीधे उस राज्य के मालिक हो गए। फिर लूटा उन्होंने, जी भर के लूटा बंगाल को। तो कलकत्ता को लूटा इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने 7 साल लगातार लूटता रहा। उसके लूटने का तरीका क्या था? किसी भी घर में घुसना पुलिस के साथ, फौज के साथ, और जितना भी सोना चांदी उस घर में है सब लूट के ले जाना। अगर घर वाले विरोध करें उनको गोली से मार देना। चुपचाप अगर अपना सामान दे दें तो अच्छा है, विरोध करें तो मार देना। यह तरीका था उनका। कभी कभी वो छोटे छोटे राजाओं के घर में चले जाते थे, महल में, और वहां जो धन संपत्ति है उसको लेके आते थे। 7 साल रॉबर्ट क्लाइव ने यह धंधा किया। जितना माल इकट्ठा हुआ वो लेके लंदन गया। तो लंदन में उसको पूछा गया संसद में कि तुम भारत से कितना धन लेके आए हो? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि कितना धन है ये मुझे भी नहीं मालूम है। उसको कहा गया कि मालूम क्यों नहीं? तो उसने कहा गिना नहीं मैंने, गिनने की फुर्सत नहीं है, बहुत सारा धन है। सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात। तो फिर अंग्रेजों के राजा ने पूछा कि कुछ तो अंदाजा बताओ। तो उसने कहा आप अंदाजा लगाना चाहते हो तो ऐसे लगाओ कि कलकत्ता से धन लूटकर जो मैं लाया हूं उसको लंदन लाने के लिए पानी के 900 जहाज लगे। एक पानी के जहाज में उस समय 70 मीट्रिक टन माल आता था और 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते। माने एक पानी के जहाज में 70,000 किलोग्राम सामान आता था। ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये एक अंग्रेज लूट के ले गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। उससे कहा गया कि तुम इस धन का मूल्य निकालो, कितना मूल्य है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि जितना धन मैं लाया हूं वो लगभग, एक बार यार सेट कर दो ना इसको, क्या समस्या है? बार बार ये क्यों सीटी बजा रहा है? थोड़ी साउंड कम कर दो। रॉबर्ट क्लाइव को जब पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि इसका अंदाजा बताओ ये धन है कितना, तो उसने संख्या जो बताई वो मैं आपको बताता हूं। उसने कहा कि 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1000 माने 1000, मिलियन का माने 10 लाख, तो 1000 गुणा 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड। और ये उसने बताया था 1763 में। अब 1763 से सन 2009 आ गया। अगर आज के हिसाब से इसको निकाला जाए तो ये कितना धन निकलता है? उस जमाने का 1 स्टर्लिंग पाउंड आज के जमाने के करीब करीब 300 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर है, अवमूल्यन होने के कारण। और 1 स्टर्लिंग पाउंड में लगभग 85 रुपए हैं। तो ये धन निकलता है 1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85, इतना।
1000 गुणा 10 लाख गुणा 300 गुणा 85। अगर इसको आप निकालेंगे तो ये धन करीब करीब 24 लाख करोड़ रुपए के आसपास आज के हिसाब से। इतना संपत्ति और इतना धन एक अंग्रेज ने लूटा इस देश में से, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था, इसके आगे पीछे बहुत लोग आए। रॉबर्ट क्लाइव गया लूटने के बाद तो वॉरेन हेस्टिंग्स आ गया, उसने लूटा फिर इस देश को 8-10 साल तक। फिर वो चला गया तो एक तीसरा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर कर्जन चला गया तो विलियम वेंटिंग आ गया, उसने लूटा। फिर वो चला गया तो डलहौजी आ गया, उसने लूटा। फिर डलहौजी के बाद लॉरेंस आया, उसने लूटा। फिर ऐसे करते करते 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल आए जिन्होंने इस देश को लूटा। आखिरी लुटेरा जो अंग्रेज था इस देश में वो माउंटबेटन था। तब तक ये देश लुटता ही रहा। परिणाम क्या हुआ? लगातार कोई देश अगर सालों साल लूटेगा, उसका धन संपत्ति कोई लेके जाएगा, तो वो देश गरीब और कंगाल हो ही जाएगा। तो भारत की गरीबी इस लूट के कारण हुई, वरना भारत गरीब देश नहीं था। क्योंकि भगवान ने हमको गरीब नहीं बनाया। दुनिया में भारत जैसा देश नहीं है। इस देश की संपत्ति और समृद्धि का अंदाजा आप लगाना चाहें तो सारे भारत देश में करोड़ों हेक्टेयर जमीन है जिस पर 4 फसल होती है, दुनिया में कहीं नहीं होती। हम भारत की जमीन में गेहूं का एक दाना डालते हैं, उस एक गेहूं के दाने में से लगभग 100 गेहूं के दाने निकल आते हैं, कभी कभी 125 निकल आते हैं। अब एक गेहूं का दाना डालकर 100 गेहूं दाने पैदा हों, इतना उत्पादन तो कहीं नहीं होता जो इस देश की मिट्टी में होता है। बाजरे का एक दाना डाल दो, 400-500 बाजरे के दाने पैदा हो जाते हैं। मक्के का एक दाना डाल दो, 100 से 125 मक्की के दाने पैदा हो जाते हैं। इस देश में उत्पादन इतना जबरदस्त होता है। आलू का थोड़ा सा फसल लगा दो, 20-25 किलो आलू, तो हजारों टन आलू पैदा हो जाता है। टमाटर का एक पौधा लगा दो तो उसमें किलो किलो टमाटर आ जाता है। लौकी का एक बीज डाल दो तो 100 से 150 लौकी टूटती है उस एक बेल पर। टिंडा है, भिंडी है, माने उत्पादन इस देश में इतना जबरदस्त है क्योंकि खेत की मिट्टी सबसे अच्छी है और पानी की व्यवस्था अच्छी है, इसलिए खेत में बहुत पैदा होती है। दुनिया के किसी देश में नहीं होता उतना हमारे देश में होता है। इसलिए ये देश में समृद्धि तो होने ही वाली है। जिस देश के खेतों में उत्पादन अच्छा होगा वहां कारखाने भी चलेंगे, क्योंकि कच्चा माल है तो कारखाने आप चला सकते हैं। पक्का माल बनाएं, कारखाने का माल बेच के लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा सकते हैं। तो भारत के खेतों के उत्पादन के कारण, अच्छी मिट्टी के कारण इस देश में समृद्धि बहुत रही। और वो समृद्धि में जो माल पैदा हुआ वो हम बेचते रहे दुनिया भर के बाजार में। 3000 साल भारत का माल दुनिया में बिकता था। उससे भारत इतना पैसे वाला, इतना समृद्धशाली देश हुआ कि इसको सोने की चिड़िया लोग कहा करते। ये रॉबर्ट क्लाइव जब घरों में लूटने के लिए जाता था तो उस समय का वो अपनी डायरी में कुछ लिखा करता था कि मैंने कितने घर लूटे, क्या क्या संपत्ति लूटी। तो उसकी डायरी के कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, उनकी फोटोकॉपी भी मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि जिस घर में भी मैं घुसा वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता था जैसे चने का ढेर लगा रहता। अब सोने के सिक्कों का ढेर इस देश के घरों में रखा हो, चने के ढेर की तरह, गेहूं के ढेर की तरह, तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना सोना रहा हो। तब एक दिन मेरे समझ में आया कि जिस देश में सोना इतना ज्यादा रहा हो तभी तो सोने के मंदिर इस देश में बने, वरना दुनिया के किसी देश में क्यों नहीं बने। भारत अकेला देश है जहां सोने के मंदिर हैं।
दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर भी नहीं है। भारत में सोने के मंदिर हैं, और एक नहीं है, हजारों हैं। आप तो एक जानते हैं। मैं किसी से भी पूछता हूं कितने सोने के मंदिर हैं भारत में, तो वो कहता है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। फिर दूसरा याद ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं। मैंने एक बार अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं उसमें से निकाल के सूची बनाई, 13,780 सोने के मंदिर हैं। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर एक है, ऐसे ही गुरुवायूर का स्वर्ण मंदिर है, ऐसे ही हमारे देश में तमिलनाडु के तंजावुरम में सोने का मंदिर है, हमारे देश में तिरुपति बालाजी सोने का मंदिर है, हमारे देश में वैष्णो देवी सोने का मंदिर है। ऐसे 13,780 सोने के मंदिर। एक सोने का मंदिर तो इस देश का इतना जबरदस्त रहा, सोमनाथ का, कि उस एक मंदिर को लूटने के लिए 17 साल एक विदेशी आता रहा, महमूद गजनवी, तो भी पूरे मंदिर को लूट नहीं पाया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर 17 बार लूटा था, फिर भी धन संपत्ति बचा रह गया। उसको लूटने के लिए 18वीं बार फिर आया, रास्ते में मर गया, इसलिए लूट नहीं पाया, वरना फिर लूटता। एक ही मंदिर को लूटने में 17 साल लग गए उसको। ऐसे अद्भुत स्वर्ण मंदिर इस देश में। अब मैंने एक दिन सोचा कि किसी देश में सोने के मंदिर कब बनाए जाएंगे, जब लोगों के पास बहुत सोना हो जाए तभी ना। इतना सोना लोगों के पास इकट्ठा हो जाए कि उसका इस्तेमाल करते करते लोग थक जाएं, परेशान हो जाएं, तो सोने का दान करेंगे, तो उस दान में से मंदिर बनेंगे। यही तो होता है ना। तो हमारे लोगों के पास इतना धन संपत्ति रहा कि सोने का दान कर करके हमने मंदिर बनाए। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि इस देश में राजाओं ने मंदिर नहीं बनाए, लोगों ने मंदिर बनाए। राजाओं के मंदिर नहीं है इस देश में, लोगों के बनाए हुए मंदिर। राजाओं ने तो बस इतना किया था कि लोगों ने जो पैसा दान दिया वो राजाओं ने अपने कोष में सुरक्षित इकट्ठा रखा और मंदिर बनवा दिया। पैसे राजाओं ने नहीं दिए मंदिर बनाने के लिए, पैसे जनता के थे सारे। ये बहुत महत्व की बात है इस देश में। तो इतना धन संपत्ति जिस देश में रहा हो, वहां अंग्रेजों ने आकर लूट की है, और वो लूट 250 साल तक चली, और उसमें हमारा देश कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, गरीबी आ गई हमारी। ये गरीबी जो आज इस देश में दिखाई देती है, ये अंग्रेजों की लूट का दुष्परिणाम है। जब भी किसी देश की सैकड़ों सैकड़ों साल तक लूट होगी, वो देश गरीब और गरीब और गरीब ही होता चला जाएगा। मैं एक अंग्रेज की आपको कहानी सुनाता हूं। उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले। वो भारत आया, 17 साल भारत में रहा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह गया। भारत में उसने जब प्रवास किया, उसने घूमा, फिर लौट के लंदन गया। लंदन की पार्लियामेंट में 2 फरवरी 1835 को उसने एक भाषण दिया। बहुत जोरदार भाषण है उसका। जैसे अपने नेता लोकसभा में भाषण देते हैं, ऐसे ही वहां होता है लंदन। तो मैकॉले भाषण दे रहा है, और क्या कह रहा है मैं सुनाता हूं आपको, अंग्रेजी में ही सुनाता हूं, फिर हिंदी करूंगा उसका। वो कहता है, आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, एंड आई हैव नॉट सीन ए सिंगल बैगर इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है, मैं भारत में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब जगह घूमा, 17 साल घूमा वो इस देश में, और कहता है मेरे 17 साल के भारत के प्रवास में मैंने कभी एक भिखारी को भीख मांगते भारत में नहीं देखा। अब कोई आदमी 17 साल घूमे, इस पूरे भारत की परिक्रमा करे, और उसको एक भिखारी नहीं मिला पूरे देश में, इसका माने इस देश में कोई भिखारी होता ही नहीं था। भिखारी कोई कब होता है? जब गरीब होता है। यहां कोई गरीब ही नहीं था तो भिखारी नहीं था।
फिर आगे वो कहता है मैकॉले, एंड आई हैव नेवर सीन ए अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया। एक भी बेरोजगार नौजवान मैंने भारत में नहीं देखा। हर व्यक्ति इस देश में किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ है, कोई बेरोजगार इस देश में नहीं है। माने देश में उद्योग धंधे और व्यापार का इतना अच्छा माहौल था कि कोई खाली हाथ रह ही नहीं सकता था। फिर आगे वो कहता है, आई हैव नेवर सीन ए लॉक ऑन द डोर ऑफ इंडियन हाउस। वो कहता है भारत के घरों पर मैंने कभी ताला लगाते किसी को नहीं देखा। कोई ताला नहीं लगाता भारत। और वो भाषण में कहता है कि ताला होता क्या है इनको मालूम ही नहीं भारतवासियों। क्यों? वो कहता है चोरी नहीं होती इस देश में, कोई चोर ही नहीं है इस देश में। अब चोरी होती नहीं, कोई फिर आगे कहता है, वो कहता है इतना धन और संपत्ति इस भारत के पास है, हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। सच हाई मॉरल वैल्यूज आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है नैतिकता में इतने ऊंचे मूल्य हैं भारत के कि हम अंग्रेज कभी सोच ही नहीं सकते इस भारत देश के बारे में। 3.5 घंटे का उसका भाषण है और वो ऐसी बहुत सारी बातें बोल रहा है। वो कहता है भारत में कोई शराबी नहीं है, भारत में कोई जुआरी नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता, कोई शराब नहीं पीता, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना पाप है, इसलिए कोई नहीं पीता है। कोई मांस नहीं खाता इस देश में, क्योंकि भारतवासी मानते हैं कि मांस खाना वो भी पाप है। तो ऐसा बहुत लंबा वर्णन वो भारत का करता है। अब ये वर्णन कब का है? सन 1835 का। आज से अगर हिसाब लगाएं तो 165 साल पुराना या 175 साल पुराना। तो 175 साल पहले भारत अगर इतना पैसे वाला देश था, इतना समृद्धशाली देश था कि यहां कोई भिखारी नहीं, यहां कोई बेरोजगार नहीं, यहां कोई चोर नहीं, यहां कोई शराबी नहीं, कोई जुआरी नहीं, तो कितना सुंदर, कितना अद्भुत भारत रहा होगा। फिर इस भारत में 175 साल में क्या हो गया जो हम इतने गरीब हो गए? भिखारियों की लंबी लाइन अब इस देश में है, बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज है इस देश में, व्यसन करने वाले, शराब पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मांस खाने वाले लगातार इस देश में बढ़ते गए। तो वो सबका एक ही उत्तर है कि पिछले 175 साल में इतना लूटा है अंग्रेजों ने, इतना लूटा है कि कुछ बचा ही नहीं अब इस देश में। तो लोग भिखारी हो गए, गरीब हो गए, बेरोजगार हो गए, मुफलिसी का शिकार हो गए, भुखमरी का शिकार हो। ये लूट हुई इस देश की, जिसके कारण ये देश इतनी बुरी स्थिति में आ गया। अब मैं आपको थोड़े आंकड़ों की बात करूं। जब ये मैकॉले भारत में घूम रहा था उस समय एक भी गरीब नहीं था। जब अंग्रेजों ने 175 साल इस देश को लूटा तो इस देश में 4.5 करोड़ लोग गरीब हो गए। और उस समय हमारी कुल आबादी थी 20 करोड़। तो 20 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ गरीब हो गए। इसका माने 25% लोग देश के गरीब हो गए। तो हमारे क्रांतिकारी क्या कहते थे कि अंग्रेजों की ये लूट हो रही है, धन और संपत्ति इंग्लैंड जा रहा है, तो भारत में गरीबी आ रही है, तो भारत की गरीबी को रोकना है, खत्म करना है, तो अंग्रेजों की लूट को बंद करना पड़ेगा। और अंग्रेजों की लूट जब बंद होगी तभी भारत अमीर और समृद्धशाली बनेगा। तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ फिर आंदोलन किया और उस आंदोलन में सफलता मिली। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए। तो हमारे क्रांतिकारियों ने बलिदान किए, अपना जीवन लगाया, सारा तन मन धन देश के लिए न्यौछावर किया। तो अंग्रेज भारत से चले गए, देश की लूट बंद हो जाएगी। क्रांतिकारियों ने ऐसा सपना देखा।
अब मुझे आज की कहानी आपसे कहनी है। ये तो भूतकाल हो गया भारत का। वर्तमान में देश का क्या हाल है, इसको जरा देखा जाए, समझा जाए। तो वर्तमान की स्थिति यह है कि जब अंग्रेज भारत से गए थे तो 4.5 करोड़ गरीबों को छोड़कर गए थे इस देश में। अब अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, जो भूखमरी के शिकार हैं। हमारे देश की जो सरकार है ना, दिल्ली से जो चलती है, जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री व्यक्ति को इस बात के लिए जिम्मेदारी दी थी कि भारत में गरीबों के बारे में अध्ययन करो, अभ्यास करो और सरकार को बताओ कि कितने गरीब हैं। इस देश के जो अर्थशास्त्री ने ये काम किया, उनका नाम है अर्जुन सेन गुप्ता। बंगाल के रहने वाले हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने 5 साल अध्ययन किया। अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट का नाम है अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो मेरे जैसे आदमी को भी मिल गई पढ़ने को। मेरे कुछ मित्र हैं जो सांसद हैं, उनसे मैंने कहा रिपोर्ट मुझे भी दे दो, पढ़नी है। तो मैंने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे धक्का लगा कि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत में गरीबों की संख्या अब 84 करोड़ हो गई है। और ये 84 करोड़ लोगों की गरीबी इतनी भयंकर है कि एक व्यक्ति एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। 84 करोड़ लोग ऐसे। इन 84 करोड़ में 50 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 15 रुपए खर्च नहीं कर सकते। 25 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रुपए खर्च नहीं कर सकते। और 10 से 15 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। अब मन में प्रश्न आता है कि अंग्रेजों ने तो भारत को लूटा, इसलिए यह देश गरीब हो गया। अंग्रेजों के जाने के बाद किसने लूटा इस देश को, जो ये देश गरीब हो गया? मन में यह प्रश्न आता है। तो हम लोगों ने भी अभ्यास करना शुरू किया तो पता चला कि अंग्रेजों ने लंदन से आकर इस देश को लूटा और गरीब बना दिया। अब आजादी के बाद काले अंग्रेजों ने इस देश को लूटा और इस देश को भयंकर गरीब बना दिया। आजादी के बाद इसी देश में काले अंग्रेज पैदा हो गए, उन्होंने इस देश को लूट लूट कर गरीब बना दिया। आप बोलेंगे ये काले अंग्रेज कौन हैं? ये सब वो काले अंग्रेज हैं जिनको आप नेता कहते हैं इस देश का। नेता वही है जो लेता ही लेता है, देता कभी कुछ नहीं। भिखारी की हालत है, लेकिन करोड़पति भिखारी, हर समय दे दो दे दो दे दो। कभी वोट मांगेगा, कभी नोट मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, कभी देने की बात नहीं, हमेशा लेना ही लेना। नेताओं ने लूटा पिछले 62 साल में इस देश को। फिर हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में जैसे दस्तावेज इकट्ठे किए, रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा, कर्जन ने लूटा, वो सब आंकड़े, सब दस्तावेज हमने इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं। ऐसे ही हमने 62 साल आजादी के बाद भारत के नेताओं ने जो लूटा उसके भी दस्तावेज इकट्ठे किए, उसके भी आंकड़े इकट्ठे किए। और इन दस्तावेजों में एक दो नहीं, हजारों नाम हैं। इस देश में कई नेताओं की हमने जन्म कुंडली बनाई है। जन्म कुंडली से मतलब क्या है? उन्होंने नेतागिरी शुरू करने के पहले क्या धन और संपत्ति घर में जुटाया और नेतागिरी में आने के बाद कितना हो गया। जब वो इस देश में सांसद बने, विधायक बने या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पार्षद बने तो कितना पैसा था और बनने के बाद कितना हो गया।
तो कुछ नेताओं की सूची बनी है, उनमें अभी तक 480 नाम 420 नाम इकट्ठे हुए हैं। इन नेताओं के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, नाम कुछ दिनों के बाद आपको मैं बताऊंगा। अभी आप इतना जान लो कि एक एक नेता के पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी चलाने को, खाने को घर में कुछ नहीं था, इतना भी पैसा नहीं था उनके पास कि अपनी जेब से 2 रुपए खर्च करके चाय पी सकें। चाय भी उधार की पीते थे, भाई चाय पिला दे, चाय पिला दे। दूसरों की जेब से निकाल निकाल के चाय पीने वाले, दूसरों की जेब से पैसे निकाल के बस का किराया देने वाले, दूसरों की जेब का पैसा निकालकर रेल में चलने वाले, टूटी साइकिल भी जिनके पास नहीं थी संपत्ति के रूप में। अब उन नेताओं में एक एक के पास 20,000 करोड़ की संपत्ति, एक एक के पास 20,000 करोड़। कहां से आया ये, किसने दिया उनको? कभी कभी ये नेता पकड़ जाते हैं। एक पकड़ा गया, उसका नाम था सुखराम, याद है आपको? बिस्तर के नीचे गद्दे पर 500 के नोटों की गड्डियां बिछा के सोता था। सीबीआई ने जो घर में छापा मारा तो गद्दे के नीचे से 500 के नोटों की गड्डियां निकली, और ये तकिया है ना, उसमें से निकली। रुई के अंदर छुपा के रखता था, तकिए में, गद्दे में रुई के अंदर छुपा के रखता था। उसके ऊपर घर में पानी की एक विशाल टंकी है, तो प्लास्टिक के पॉलीथिन में गड्डियां भर भर के टंकी में फेंकी हुई थी उसने। ये सब धन जब निकला और सुखराम से पूछा गया, भैया ये आया कहां से? तो उसने कहा भगवान ने दिया है। सीबीआई अधिकारी ने कहा भगवान भी बड़ा बेईमान है, जो तुझको ही देता है, ना मुझे देता है, ना इसको देता है, ना इनको देता है। फिर उसने दूसरा बयान बदला, उसने कहा ये मेरी पार्टी का पैसा है। पार्टी वालों ने कहा ये हमारा नहीं है। तो फिर तीसरा बयान बदला, और वो बयान ये था कि ये मेरा पैसा है। तो तुम्हारे पास कहां से आया? तो घूस से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, इसी में से आएगा, और कहां से आएगा? तो अब आजादी के 62 साल में हमारे नेता लूट रहे हैं इस देश को, घूस के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से, रिश्वतखोरी से, और लूट लूट के अपने घर भर रहे हैं। ऐसे इस देश में हजारों नेता हैं जिन्होंने 62 साल इस देश को लूट लूट कर इतना गरीब बना दिया है कि अंग्रेज गए थे तो 4.5 करोड़ गरीब थे, अब अंग्रेजों के बाद इस देश में 84 करोड़ लोग गरीब हो गए। गरीबी बढ़ने का एक ही कारण होता है, लूट, लूट और लूट। आप बोलेंगे गरीबी बढ़ने का शायद यह भी कारण होता है जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या तो दुनिया में बहुत देशों की बढ़ गई, वो गरीब क्यों नहीं हुए? हम कहते हैं ना जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश में गरीबी बढ़ गई, तो जनसंख्या तो पिछले 50 साल में दुनिया के 200 देशों की बढ़ गई, वो तो गरीब नहीं हो रहे। ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ गई, अमेरिका की बढ़ गई, जर्मनी की बढ़ गई, फ्रांस की बढ़ गई, इटली की बढ़ गई, नॉर्वे की बढ़ गई, बेल्जियम की बढ़ गई, डेनमार्क की बढ़ गई, हॉलैंड की बढ़ गई। इन सब देशों की जनसंख्या बढ़ गई और हमसे ज्यादा बढ़ गई। आप बोलेंगे वो कैसे? मैं आंकड़ों से बताता हूं। भारत की जनसंख्या पिछले 50-60 साल में 3.5 गुनी बढ़ी है। आजादी जब आई थी तो हम 32 करोड़ थे, 33 करोड़, अब हम 115 करोड़ हो गए, तो लगभग 3.5 गुनी जनसंख्या हमारी बढ़ गई। और अमेरिका की जनसंख्या तो 5 गुनी बढ़ गई, जर्मनी की 4.5 गुनी बढ़ गई, फ्रांस की जनसंख्या 3.5 से 4 गुनी बढ़ गई, ब्रिटेन की जनसंख्या 5 गुनी बढ़ गई। दुनिया में तमाम देशों की जनसंख्या हमसे ज्यादा बढ़ गई, लेकिन वो तो गरीब नहीं हो रहे, वो तो अमीर के अमीर और अमीर और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो हमारे ही देश में जनसंख्या बढ़ने से गरीबी क्यों आएगी? अगर जनसंख्या बढ़ने से गरीबी आएगी तो सारी दुनिया में आनी चाहिए। सिद्धांत अगर एक है
तो वो अमेरिका के लिए, भारत के लिए एक ही होना चाहिए। उनके यहां तो जनसंख्या बढ़ने से गरीबी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उनके यहां लूट नहीं होती है। स्पेन नाम का एक देश है दुनिया में, वहां की जनसंख्या हमारी तुलना में 10 गुनी बढ़ गई 50 साल में, लेकिन स्पेन दुनिया का सबसे अमीर देश है इस समय, क्योंकि वहां करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, घूसखोरी नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है। वहां के नेता लूट नहीं सकते, क्योंकि वहां बहुत सख्त कानून है, इसलिए वहां अमीरी बढ़ रही है। तो भारत में लूटखोरी है, रिश्वतखोरी है, हरामखोरी है, इसलिए यहां गरीबी बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने की बात अगर सच होती तो और एक उदाहरण देता हूं। 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो हम उस समय 4.5 करोड़ थे, अब 15 करोड़ हो जाने चाहिए थे गरीब। 84 करोड़ कहां से हो गए? इसका जवाब नहीं है नेताओं के पास। ये इसलिए हो गए कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल लूट लेते हैं इस देश का। आपको याद है, इस देश में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम राजीव गांधी। उन्होंने संसद में कहा था ये कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो उस गरीब आदमी के पास 15 पैसा ही पहुंचता है। इसका मतलब 85 पैसे की लूट होती है। 1 रुपए में अगर 85 पैसे की लूट होती है, इसका माने हमारे 85% संसाधनों की लूट होती है। और ये राजीव गांधी ने 1984 में कहा। किसी नेता माई के लाल में दम नहीं थी जो राजीव गांधी के कहे हुए को गलत सिद्ध करे। किसी ने गलत नहीं कहा। और फिर राजीव गांधी के बाद कितने प्रधानमंत्री आए इस देश में? वीपी सिंह आए, चंद्रशेखर आए, नरसिम्हा राव आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, देवे गौड़ा आए, अटल बिहारी वाजपेयी आए और अब मनमोहन सिंह आए। सब प्रधानमंत्रियों को यह सवाल पूछा गया पत्रकारों के द्वारा अनेक समय पर कि राजीव गांधी की बात से आप सहमत हैं? तो सारे प्रधानमंत्री कहते हैं हां सहमत हैं। अभी के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि राजीव गांधी के समय में 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसा पहुंचता था। अब तो 2009 में 1 रुपए में 10 पैसा भी नहीं पहुंचता। अब तो 90 पैसे की लूट हो रही है इस देश में। मन में हमेशा यह प्रश्न आता था, आपको मालूम है ये नेता चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के समय वो एफिडेविट देते हैं ना, तो एफिडेविट में लिखते हैं मेरे पास कार भी नहीं है, मैं तो बेकार हूं। आप कल्पना कर सकते हो, इस देश की सत्ता व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा हुआ कोई नेता एफिडेविट में लिख रहा है मेरा घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मैं तो किराए के घर में रहता हूं, मैं तो किराए की कार में चलता हूं। कोई पार्टी का अध्यक्ष ये कहे कि मेरा अपना घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, बैंक बैलेंस वाला है ही नहीं इस देश में, और किसी को मौका भी नहीं है लूटने का इस देश में। या तो अधिकारी लूटेगा या तो नेता लूटेगा, तो लूट तो रहा ही है। लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं और घोषणा पत्र देते हैं, एफिडेविट देते हैं, उसमें लगता है कि इनके पास तो कुछ नहीं है। तो है कहां फिर ये? इसको जब हमने खोजना शुरू किया तो पता चला ये सारा पैसा लूट लूट के विदेशी बैंकों में जमा करते हैं, यहां नहीं रखते। यहां रखेंगे तो पकड़ा जाएगा, किसी ना किसी दिन छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का हो सकता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हो सकता है। तो बहुत चालाक और हरामी नेता हैं, लूटते तो हैं, ले जाके विदेशी बैंकों में जमा कर देते हैं। फिर हमने खोजना शुरू किया कि विदेशी बैंकों में कितना जमा किया हुआ है, तो स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, वहां की बैंकों ने नेताओं का पैसा रखा हुआ है। वहां 36 बैंकें हैं, जैसे अपने देश में है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक,